हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास है जो ट्यूसडे टू ट्यूसडे होती है। ठीक है, पहल एकेडमी पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये देखो, आप पहल फाउंडेशन चल रहा है अपना। उस पहल फाउंडेशन में जो RS इंटीग्रेटेड है, साइंस की क्लासेज चल रही है अपनी, साइंस एंड टेक की क्लासेज है, वो मैक्स सर करवा रहे हैं। तो आप वो क्लासेज लीजिए, जिससे क्या है आपको अपनी RS प्रीलिम्स में क्या आ रहा है, साइंस का बहुत सारा पोर्शन है जो स्टैटिक साइंस है और टेक का भी, तो वो भी कवर हो जाएगा। प्लस आपका RS मेंस में जो भी साइंस टेक का सेकंड पेपर में दे रखा है वो टोटल कवर हो जाएगा इससे। इसके अलावा RS मेंस फोर्थ पेपर है, इस पर स्पेशली कोई ध्यान नहीं देता। मैं बार बार हर क्लास में आपको यही बताती हूँ कि RS में अगर अच्छी रैंक लानी है तो उसके लिए RS फोर्थ पेपर जो RS मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको कवर करना होगा। वो क्या है, हम प्रीलिम्स में पहले हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जब हम प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, तो प्रीलिम्स में इतने खो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि आगे मेंस का भी करना है। पर आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके तहत आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जिसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, RS प्री से रिलेटेड जो भी आपकी बुक्स हैं जो पहल एकेडमी पे आपको टाइम पे बताया जाता है वो पढ़िए। और साथ में ये जो RS फोर्थ पेपर है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जिसने मेंस लिख लिया है, इस पे फोकस कीजिए, ताकि जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है अपना RS नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है उससे पहले आपका प्रीलिम्स प्लस RS फोर्थ पेपर है जो RS मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है वो कवर हो जाए। इसमें अगर आपके 150 प्लस आ रहे हैं तो आपको RS में बहुत अच्छी रैंक मिलने वाली है, वरना कितना भी कर लो आप ये अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फाइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ये दीपक सर करवा रही हैं फोर्थ पेपर का। पहल एकेडमी का जो फाउंडेशन है उसमें ये क्लासेज चल रही हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिनिमम फीस है, फीस का इश्यू नहीं रहता। देखो, अगर हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल लगा रहे हैं, 3 साल लगा रहे हैं, अपनी क्या है वैकेंसी भी इतनी जल्दी नहीं आ रही है, सबको बताए एक वैकेंसी को पूरा होने में 4-4, 5-5 साल लग रही हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना बार बार हम वही फीस जमा कराते रहे, वही पढ़ते रहे। इससे अच्छा स्टार्टिंग अपनी इतनी अच्छे तरीके से करो ताकि आपको बार बार ये करने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, RS प्रीलिम्स की बात करें तो पहल एकेडमी पे RS प्रीलिम्स है, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। संडे टू संडे आपके टेस्ट हो रहे हैं और उसमें से काफ़ी टेस्ट हो गए हैं। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप पहल एकेडमी जो अपना प्ले स्टोर पे ऐप है उसको डाउनलोड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसकी भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, पर टेस्ट सीरीज जब तक नहीं करोगे अपनी तैयारी को कैसे आप देख सकोगे कि मेरी तैयारी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन का इश्यू नहीं रहता, ये रहता है कि आपके सामने, मैं ये नहीं कह रही कि आप पहल की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें इनरोल हुई, नहीं। आपको मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद है कि ये मत करो कि खाली बुक्स आप पढ़े जा रहे हो और आपको ये पता ही नहीं लग रहा कि मेरी प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं जा रही। तो उसको चेक करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और वो जब भी होगा जब हम किसी भी स्टेज की, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो आपका मेंस हो, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो आप RS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कीजिए। इसके अलावा पहल पे RS मेंस के टेस्ट चल रहे हैं जो संडे टू संडे हो रहे हैं। बेस्ट जो एक्सपर्ट है वो आपके टेस्ट पेपर है वो तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कॉपी भी बहुत अच्छे से टाइमली चेक हो रही है। तो आप अगर RS प्रीलिम्स प्लस RS मेंस की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो पहल एकेडमी आप आ सकती हो। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने बहुत बताया, बाकी अनलिमिटेड आपके कोर्स चल रहे हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेज चल रही है। तो आप उन रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज के थ्रू अपनी जो RS का एक ड्रीम है उस ड्रीम को आप बहुत ही मिनिमम फीस में बेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ कंप्लीट कर सकती हो। ठीक है, चलो आते हैं अपने मुद्दे पे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल क्या है, देखो दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म के रूप में एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जिसको विकसित सरकार डेवलप कर रही है, तो वो कौन सा क्षेत्र है ये पूछा है।
तो ये धन्नासर ये गांव है कोई, ठीक है। बड़ोपल, सम जैसलमेर, श्री डूंगरगढ़, तो इसको याद रखना है दोस्तों, ये अपना धन्नासर। ये धन्नासर क्या है, हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वही है दोस्तों। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के धन्नासर गांव में वहाँ के रेत के टीले हैं, तो वो दिग्गजों को यानी सेलिब्रिटीज़ को है उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है, इसलिए इस क्षेत्र को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में सरकार डेवलप कर रही है। और फिलहाल वहाँ पर क्या है, ये ऐसे जो एडवेंचर्स गेम्स है जो भी वो चल रही है। तो आपके एग्जाम में आएगा छोटा सा सवाल, पर याद क्या रखना है आपको, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में कौन सा डेवलप हो रहा है, कौन सा क्षेत्र है, वो अपना है धन्नासर रावतसर का। अगला है CSR। CSR तो सबको पता है ना, कोऑपरेटिव जो ये होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने तय की थी। 2013 में एक अधिनियम आया था जिसके तहत उनको ये बोला था कि आपको भैया जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा 2% ही हो चाहिए, वो आप क्या है जो भी समाज कल्याण से संबंधित, जैसे शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, उसमें क्या है आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये CSR कॉन्क्लेव रोल ऑफ कॉर्पोरेट इन एक्सेलरेटिंग स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छता क्या हो गया, एक सामाजिक समाज कल्याण से संबंधित मुद्दा हो गया, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से आयोजित की गई है। ये एक मीटिंग हुई है, एक सम्मेलन हो रहा है, कॉन्क्लेव हुआ है, देखो CSR कॉन्क्लेव, जिसमें ये बोला है, जिसमें सारे को जो कॉर्पोरेट है उन्होंने अब जो भी इच्छुक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 चल रहा है राजस्थान में जो स्टार्ट हुआ है, वो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसमें देखिए तो यूनिसेफ है, UNDP है, UNHCR है या संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूनिसेफ। जो राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन 2 ग्रामीण चल रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अगर बात करें तो वो अपना यूनिसेफ है, वो सहयोग कर रही है। राज्य सरकार ग्रामीण साफ सफाई पर फोकस करते हुए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ सहयोग की योजना बनाई है, जिसमें ये तो औद्योगिक संस्थान हो गए, उनके साथ एक राजस्थान सरकार ने रोड मैप तैयार किया है कि जो ग्रामीण भारत मिशन जो स्टेज 2 चल रहा है अपना, उसमें हम औद्योगिक जो भी घराने हैं उनका CSR के थ्रू सहयोग लेंगे, ठीक है। पर इसमें यूनिसेफ के सहयोग से विस्तृत चर्चा हुई है। वर्ष 2000, अब ये सवाल आ जाए दोस्तों कि राजस्थान को ODF घोषित किया गया था किस सन में, तो हमें याद होना चाहिए कि 2018 में राजस्थान को पूरी तरह से ODF घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और वर्ष 2022 में प्रदेश ODF प्लस के मानकों को पूरा करने के साथ ही विजुअल क्लीनेस जो है उस पर जोर दिया जा रहा है। 2018 में तो ODF घोषित कर दिया था, ठीक है। अब 2012 में ODF प्लस आ गया। ODF प्लस मतलब जो ODF हो गए उसके अलावा और ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है उसको विकास करना, और अगला चरण जो ODF का है उसके मानकों को पूरा करने के साथ विजुअल क्लीनेस की तरफ जोर दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ विजुअल क्लीनेस का, कि गांव स्वच्छता मानक तो है वो पूरे करे ही करे, पर इसके साथ साथ हमको अपने गांव है जो वो बिल्कुल साफ सुथरे यानी क्लीन दिखने चाहिए, ठीक है। कॉरपोरेट संस्था इस मिशन में साथ मिलकर लक्ष्य को पाने में सहयोग कर रही है। क्लियर। अगला क्या सवाल है, राजस्थान में निम्न में से किस खनिज के लिए पहली बार किसी माइनिंग ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस के रूप में नीलामी हुई है। किस खनिज की कंपोजिट लाइसेंस के रूप में नीलामी हुई है राजस्थान में, ऐसा पहली बार हुआ है। तो यूरेनियम, मैग्नीज, कोयला या पोटास। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीज, ठीक है। इस खनिज है जिसकी पहली बार कंपोजिट यूनिट के रूप में नीलामी हुई है। ये कहाँ कहाँ होता है, देखो एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये तो आ गया अपना क्या है इसमें करंट में, तो करंट में हमने कल परसों जितनी भी क्लासेज हुई थी उसमें यूरेनियम पे बहुत सारे सवाल बनाए हैं, क्योंकि राजस्थान में जो खंडेला है सीकर जिले में वहाँ यूरेनियम के विस्तृत भंडार मिले हैं, ये सबको पता है। अब क्या है, अब यहाँ बात किसकी कर रही है, जो मैग्नीज खनिज है उसकी बात कर रही है। ये मिनरल्स ऐसा पॉइंट है राजस्थान का आपका
कोई भी एग्जाम हो तो मिनरल्स वाला जो चैप्टर है ना, उसको आप एक बार ऐसा करो 4-5 दिन कंटिन्यू उसको बार बार पढ़ो और एकदम दिमाग में बिठा लो कि ये यूरेनियम खंडेला सीसा जस्ता यहाँ जावर खान में ये याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सब आपकी एग्जाम हो रही है उसमें ये सवाल आपके आना ही आना है। कुछ ऐसे कोर पॉइंट है, जब आप आरपीएससी के पीछे के पेपर देखोगे ना, चाहे वो आरएस का आपका एग्जाम है या अभी बहुत सारे दोस्त हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो पीछे के पेपर देखो तो आपको एक आइडिया आ जाता है। इसको बोलते हैं रिसर्च की स्टडी। जब आप रिसर्च स्टडी करोगे तो कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से कंटिन्यू सवाल उठ रहे हैं वो आपको पता लगेगा। और वो सवाल ऐसे स्टैटिक सवाल होते हैं जो किसी भी हालत में आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गए ना तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है। बाकी हर एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल होते हैं 10 या 15 जो किसी को नहीं आते, वो इतना मैटर नहीं करते, बजाय इसके कि जो कोर पॉइंट है उस पर अगर आपकी पकड़ कमज़ोर है तो वो सबसे ज़्यादा लॉस होता है आपके लिए। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं, अपना मैग्नीज देखते हैं कहाँ का होता है। बांसवाड़ा का जो काला खूंटा क्षेत्र है ना दोस्तों, वो मैग्नीज के लिए भी नीलामी प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब जब से बोले कंपोजिट लाइसेंसिंग तो किसको बोलते हैं देखते हैं। कंपोजिट लाइसेंस के अनुसार संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा मैग्नीज अनुमानित भंडार का खोज कार्य किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद खनन का पट्टा जारी होगा। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इच्छुक कंपनी या कोई संस्था या कोई व्यक्ति अगर वो ये बोलता है कि मेरे को मैग्नीज है जो ये खनिज है, इसके अभी तक खनन कार्य राजस्थान में पूरा नहीं हो पाया है तो इसका खनन करना है, तो सबसे पहले उसको ये बोला तुम भंडार है जो उसका खोज करो। जैसे ही तुम खोज कर लोगे हम आपके बाद उससे संबंधित तो जो क्षेत्र है उसके खनन का पट्टा आपको जारी कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब ये कहाँ का पाया जाता है, चलो ये तो मैं आज आपको याद करवा देती हूँ। एक तो बांसवाड़ा में मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ है, बांसवाड़ा में, और कुछ भंडार पाए जाते हैं अपनी राजसमंद जिले में। बांसवाड़ा का कौन सा क्षेत्र, कालाखूंटा, रूपाखेड़ा और तंबेसर में मैग्नीज के भंडार है। आजकल सवाल ये नहीं आते कि जो अपना मैग्नीज है उसके भंडार कहाँ पाए जाते हैं, कई बार ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं आते, पर वो आएगा जब तो आप लगा देना कि बांसवाड़ा, राजसमंद, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर दौसा और मान लो उदयपुर, और उदयपुर के पास कौन सा, राजसमंद मान लो। ठीक है, अगर आपको ये पेड़ दे दे, पर आपको पता है कि हमने तो क्लास में पढ़ा था कौन सा, बांसवाड़ा, राजसमंद, ये क्लास में पढ़ लिया ना। आज के बाद हमेशा क्या याद रखना है कि मैग्नीज के भंडार हैं वो राजस्थान में बांसवाड़ा और मैग्नीज वो राजसमंद क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। पर बांसवाड़ा में भी मुख्यतः कौन सी खान है, देखो दोस्तों ये याद रखना, कालाखूंटा, रूपाखेड़ा, तंबेसर। ठीक है, ये स्पेशली कालाखूंटा, रूपाखेड़ा, तंबेसर स्पेशली कहाँ दे रखा है, ये सूजस में इसका वर्णन किया हुआ है। तो ये सवाल आपके आ सकता है कि कालाखूंटा, रूपाखेड़ा और तंबेसर जो मैग्नीज की प्रमुख खान है मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, इतना सा सवाल आएगा। तो हमने देख लिया भैया ये पाया जाता है बांसवाड़ा में। क्लियर। अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस स्थल पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अभी सरकार ये कह रही है कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण करने के लिए जगह ढूंढी जा रही है। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ये बनाया जाएगा, जयपुर, राजसमंद, उदयपुर या बांसवाड़ा। याद करो दोस्तों, उदयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा अभी नवीनतम। किसके लिए क्यों बनेगा ये देख लेती। यह कार्गो कॉम्प्लेक्स राजसी को बनाता है अपना, ठीक है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। हमेशा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो राजसी को ही संचालित करता है। उदयपुर से हासिल इमारती पत्थर, खनिज उत्पादन, फल सब्जियों के निर्यात, शादी विवाह और स्थानीय उद्योग की आपूर्ति के लिए आयात की खासी संभावनाएं हैं। इसके लिए अब सरकार ने एक नवीनतम क्षेत्र देखा है कि अगर इतनी संभावनाएं हैं तो क्यों ना हम इनका निर्यात किया जाए। तो इसके लिए क्या इसकी जरूरत होगी, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की, और कहाँ बना रही है वो अपना उदयपुर में। ठीक है, किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए
माटी परियोजना का दूसरा चरण है उसकी शुरुआत हुई है। माटी परियोजना यानी किसानों को जागरूक करो, उनके मृदा है उनके खेतों में वो किस किस्म की है ना, उसका स्तर क्या है, वो क्षारीय प्रकृति है या अम्लीय है ना, उसका परीक्षण करवाओ। मृदा स्वास्थ्य योजना चल रही है उसके तहत उसकी चेकिंग करवाओ। फिर जो खनिज तत्व उनकी जो मृदा में है उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है अपने खेत में जो फसल है उसको लगाने की कोशिश की जाए। तो उससे क्या होगा, बहुत किसानों को इस बारे में बिल्कुल जागरूकता नहीं है। तो माटी परियोजना चल रही है, पर इसका सेकंड चरण चला है, सेकंड स्टेज किस जिले में है ये दोस्तों, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर और बीकानेर। तो ये याद करो, माटी परियोजना है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में चल रही है। इस परियोजना में किसानों को जैविक संरक्षित खेती को अपनाने और फसल विविधीकरण एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि जैविक खेती की तरफ आप बढ़ो, एक ही फसल के पीछे पीछे मत जाओ, फसल विविधीकरण को अपनाओ। कभी गेहूं, कभी कपास, कभी और जो उसकी मिट्टी है, जो मृदा है उसकी अनुकूल फसल है उसका उत्पादन किया जाए, ठीक है। और उनको ये बोलो कि कृषि ये तो आपका है यही मुख्य, पर इसके साथ साथ आप पशुपालन जो मुख्य उद्योग है उसकी तरफ भी उनका रुझान बढ़ाया जाए। और रुझान तो रहता है, पर पशुपालन से संबंधित योजनाएं क्या चल रही हैं, उनसे संबंधित और कैसे इस उद्योग के थ्रू अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए माटी परियोजना चल रही है, कहाँ, बीकानेर जिले में। अगला क्या सवाल है, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत चयनित विद्यालयों में राजस्थान के सर्वाधिक स्वच्छ विद्यालय किस जिले में चयनित हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भारत सरकार का है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार देती है। कहाँ के ये अवार्ड पूरे भारत भर में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसके कुछ चयन किए जाते हैं कुछ विद्यालयों का, उनमें कुछ का चयन हुआ है अपने राजस्थान से। और राजस्थान में भी सर्वाधिक ये जो विद्यालय हैं जो इतने स्वच्छ हैं वो कौन से जिले में है, तो बीकानेर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में या जयपुर में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भीलवाड़ा। ओके, राजस्थान के कितने विद्यालय, 26, कम में नहीं 26 विद्यालयों को स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने के लिए चयनित किया गया है, जिसमें भीलवाड़ा से सर्वाधिक, इन 26 में से 5 विद्यालय हैं वो अपने भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन विद्यालयों को प्रमाण पत्र के साथ साथ 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। प्रदेश में प्रमुख शहरों की तर्ज पर किस जिले में टाउन हॉल बनाया जा रहा है, कुछ तो है अपने शहर है प्रमुख सिटीज वहाँ टाउन हॉल है, कुछ और कौन सा है अभी राज्य सरकार ने जिसकी तरफ ध्यान दिया, दौसा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर। इसका राइट आंसर है अपना दौसा। दौसा में 750 लोगों की क्षमता का एक टाउन हॉल बनेगा। ये छोटे छोटे सवाल है आपको लग रहे हैं, पर ये सूजस में कंटिन्यूसली आ रहे हैं और सरकार इसकी तरफ अब ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि अब नेक्स्ट इलेक्शन ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो बजट में जो भी घोषणा की गई है ना वो सब अब हो रही है। जो भी टाउन हॉल बनाना है या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने जिनकी घोषणा की है वो सब अब धरातल पर आ रही है। तो हमको याद रखना है कि नवीनतम जो टाउन हॉल है कहाँ बनाया गया है, तो सिंपल सा सवाल है कि दौसा में, ठीक है। देश में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, ये अभी कल परसों जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बोला गया था, तो ये रिपोर्ट आई है सामने। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। तो ये अपना राजस्थान जो है उसमें देश में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, तो पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रणी होता जा रहा है। देश में देखो टोटल देश में सर्वाधिक 89 विश्वविद्यालय राजस्थान में है। राजस्थान स्कूलों के जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग है उसके मामले में देखें तो पूरे देश में पहले स्थान पर है, याद रखना, ठीक है। बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध देने की जो बाल गोपाल योजना है उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने और राजस्थान में ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोलने की अभी डिमांड की है। मैं बता रही हूँ ना, कल परसों जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात आई कि जो पूरे देश है उस देश भर में सबसे ज़्यादा अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उसमें 89 है जो अपने राजस्थान में है। और राजस्थान के स्कूलों में जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग देते हैं उसमें राजस्थान पहले स्थान पर है। ओके, बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध देते हैं, ये राज्य सरकार की योजना है बाल गोपाल योजना, जिसमें अल्टरनेटिव 2 दिन हम बच्चों को ज़्यादा उनके पोषण स्तर में सुधार हो उसके, इसके लिए मिड डे मील कार्यक्रम के तहत ही 2 दिन बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को दूध दिया जाता है।
तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत है, ऐसा राज्य सरकार ने बोला है। इसके अलावा एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वो भी राज्य के स्तर पर खोलने की मांग केंद्र सरकार से राज्य ने की है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के तहत समस्याओं के त्वरित निपटान करने में कौन सा जिला अव्वल रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको तो आप रट ही लो। राजस्थान संपर्क पोर्टल सबको पता है, तो उसके तहत समस्याओं का त्वरित निपटान किस जिले ने किया है? बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा और बारां। तो ये अपना है बारां जिला, जिसने संपर्क पोर्टल के तहत जितने भी समस्याएं आती हैं उनका निवारण किया है। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित निपटान हेतु संपर्क पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासी 181 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, आपके प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आपका काम नहीं हो रहा है कुछ भी, या आपके क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके जो प्रशासनिक कार्य है उसमें एक अड़चन आ रही है, तो वो आप संबंधित जो भी कार्यालय है उसमें 181 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित विभाग है वो आपको 14 दिन के अंदर उस जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी शिकायत है, उनका निवारण करेगा। ठीक है, इन समस्याओं के निस्तारण में अपना बारां जिला है वो पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर फिलहाल बना हुआ है, याद रखना ये। ठीक है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये लोकटक झील वेरी इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, सबको याद होगी। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या मणिपुर? मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है। फिलहाल यहाँ क्या है, ये इतनी अच्छी झील है कि यहाँ मत्स्य जो उद्योग चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो संबंधित अथॉरिटी ने ये बोला है कि इसको भाई तत्काल बंद करो। यहाँ हाल ही में जो झील प्राधिकरण है, झील में मछली पकड़ने और जो फ्लोटिंग हाउस ढांचे हैं उसको हटाने की बात कही है। लोकटक झील है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो अगर ये सवाल भी आ जाए आपका कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है अपनी लोकटक झील। ठीक है, और जो जल सतह के ऊपर तैरती फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। तो फुमदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी लोकटक झील में होती है। लोकटक झील पर स्थित है एक केबुल लामजाओ, ये अपना है राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब ऐसे तो लोकटक झील के बारे में अगर आपको बतानी हो तो मैं पूरी क्लास बना सकती हूँ, पर यहाँ अपना करंट का हम जो सेशन है वो चल रहा है, उसमें यही याद रखना कि लोकटक झील है वो कहाँ की है, करंट में आएगा आपको तो हम बता देंगे भैया मणिपुर की है। केबुल लामजाओ उद्यान है, ये कहाँ का है, या दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ का है, तो वो है अपना लोकटक झील का। यहाँ के इसमें जो केबुल लामजाओ है, ये संगाई जो एक हिरण होता है उसके लिए फेमस है। ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है अभी, एक्स विन बैक्स, वो भारत द्वारा किस देश के साथ किया गया है? एक्स विन बैक्स, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम। देखो एक्सरसाइज वियतनाम और इंडिया के बीच हुई है, बी मतलब भारत बोलती है ना, भारत, तो भारत और इंडिया के बीच, वो इंडिया मत बोलो, भारत प्लस अपना वियतनाम हो गया, तो हो गया ना ये विन बैक्स। पर हमको याद रखना है वहाँ RS में स्पेशली ऐसे छोटे छोटे सवाल है वो आते। अब ये अगर आपके नज़र में आया हुआ एक्स विन बैक्स, ओ ये तो एक्सरसाइज हुई थी अभी भारत और वियतनाम के बीच में, तो हम इसको सही कर देंगे। ठीक है, हाल ही में किसी प्रेसिडेंट जो कलर्स है उससे सम्मानित किया गया है, कौन से ऐसे क्षेत्र है? तो राजस्थान पुलिस को, तमिलनाडु पुलिस को, गुजरात को या महाराष्ट्र को? याद रखना दोस्तों, ये जो तमिलनाडु पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है। ये प्रेसिडेंट कलर्स क्या होता है ये देखते हैं हम आगे। तमिलनाडु पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स प्राप्त करने वाली भारत में कुछ कानून, जरूरी नहीं किसी को दे, कानून प्रवर्तन एजेंसीज को दे सकते हैं, या पिछले साल अपना जो है विमान वाहक पोत कोई उसको दे दिया, तो किसी को भी दे सकते हैं। फिलहाल किसको मिला है दोस्तों? तमिलनाडु पुलिस को। इस उपलब्धि हेतु सेवारत प्रत्येक पुलिस अधिकारी को एक पदक दिया जाएगा। ठीक है, दरअसल तमिलनाडु पुलिस भारत में सबसे बेहतरीन पुलिस बलों में से एक है। प्रेसिडेंट कलर्स क्या होता है?
कि भारत में किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार को निशान भी कहा जाता है। तो हमें याद क्या रखना है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो कलर्स हैं वो फिलहाल किसे दिया गया है, वो दिया गया है तमिलनाडु पुलिस को। ओके, अगले सवाल में क्या है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, सुरेशन पटेल, कृति कृष्णा, रामराजन, उदय शंकर। याद कर लो दोस्तों, सवाल आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरेशन पटेल है, उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, सीवीसी जिसको बोलते हैं। ये जो होती है सेंट्रल विजिलेंस, जो सीवीसी का अपना कमीशन होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, एक कमेटी होती है जो प्रधानमंत्री, जिसमें होम मिनिस्टर साहब होते हैं, एक अन्य मंत्री होते हैं, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय उनके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, इस सीवीसी की नियुक्ति होती है। 1964 में संथानम कमेटी, याद रखना किस कमेटी की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा सीवीसी की स्थापना की गई थी। 1964 में सीधा सीधा सवाल क्या आता है, सीवीसी की स्थापना या केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति है उसकी सिफारिश पर की। और वो समिति कब आई थी दोस्तों, 1964 में। हर एक वर्ड याद रखना है हमको। 2003 में क्या हुआ फिर, जो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है, अधिनियम द्वारा आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग पर शिकायतें प्राप्त करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। अब सीवीसी स्थापना किस वजह से, ताकि जो भी केंद्रीय प्राधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण है, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो सुने और उनका त्वरित निपटान करे। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। सवाल यही आता है कि सीवीसी है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है किसके प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है, जो संसद के पटल पर इस समय समय पर इस रिपोर्ट को रखता है। ओके, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, सीवीसी कोई एक नहीं होता, एक जो मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक मुख्य होता है प्लस अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं थार्ड, वो क्या है, तो वो एक इजरायली रडार प्रणाली है, भारत का स्वदेशी मिसाइल रोधी प्रणाली है, अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है, या जापान साउथ कोरिया एक बीच है। तो ये होगा अपना दोस्तों अमेरिका मिसाइल रोधी प्रणाली। थर्ड क्या है, अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, कल परसों पेपर आप कंटिन्यू पढ़ते होंगे उनमें भी इस पे आया था। और इसके अलावा ये नाम था, अब आपको खुद को ये होगा क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड इंग्लिश में ये था और हिंदी में ये था आरएस मेंस का पेपर हुआ था अभी, उसमें जो थर्ड पेपर है उसमें 2 नंबर का सवाल था आपका कि थर्ड क्या है। तो हमको कुछ ही नहीं लिखना कि थर्ड क्या है, उस 2 नंबर में था, क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे, हमको बस इसका नाम लिखना था, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार का फुल फॉर्म है। यह एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है और आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, तो ये जो पेपर कंटिन्यूस आप अगर पेपर पढ़ते हो तो पेपर में ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको याद रखा करो। हेलिना क्या है, नाग क्या है, तो ये क्या है, भारत में जो रक्षा कार्यक्रम है ना डिफेंस से रिलेटेड, वो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत के अभी राष्ट्रपति, पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, इसमें पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान से है राज्य, और राजस्थान में भी कहाँ से, झुंझुनू से। वो इतना आएगा नहीं, पर हमको ये बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि फिलहाल जो अपने लोकसभा अध्यक्ष है ना, सबको पता होगा कौन है लोकसभा अध्यक्ष, वो कौन है, ओम बिरला जी है, ठीक है। वो कोटा से, और कोटा कहाँ है दोस्तों,
राजस्थान से, ठीक है। और जो राज्यसभा का सभापति होता है, जो राज्यों का उच्च सदन, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा, उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जी है, जगदीप धनखड़ साहब है, वो कहाँ से अपने? ये अपने हो गए झुंझुनू से। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके घुमा के सवाल आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष प्लस राज्यसभा का सभापति जो फिलहाल किस राज्य से संबंधित है, वो हम क्या बताएंगे? वैसे तो राज्य नहीं होता, फिर भी बाई चांस सवाल आ जाए तो वो राजस्थान से, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है, क्योंकि पहला हो गया राष्ट्रपति और दूसरा हो गया अपना उपराष्ट्रपति। यह 5, ये बीच में भैया ऐसे क्यों हो गया? ये 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इस उपराष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यों की जो परिषद है, जिसको उच्च सदन बोलते हैं, वो है अपनी राज्यसभा। इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान राज्य से है, क्योंकि संसद क्या होती है दोस्तों? सबको पता है ना, संसद ये अपनी सर्वोच्च कार्यकारिणी है जो कानून का निर्माण करती है। संसद, इसमें सबसे एक तो होता है अपना लोकसभा, जिसको तो बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है। इसके 5 साल में चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, हम खुद वोट करते हैं, ये तो सबको पता है। एक होती है अपनी राज्यसभा, ये होती है अपनी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है संसद में। इसमें राज्यसभा का निर्वाचन, जो अभी पिछली 2 क्लास से पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचन हुआ था, ठीक है। तो इस राज्यसभा का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष, यानी हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और एक होते हैं अपना राष्ट्रपति महोदय, जो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो ये इन तीनों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों? संसद। अब राजस्थान की बात करें, लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं अपने? 25 सदस्य, उनका निर्वाचन करते हैं। और राज्यसभा से कितना? 10 सदस्य, ओके। और इनका जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होते हैं अपना उपराष्ट्रपति महोदय, जिनका चुनाव अभी हमने किया है, हम जगदीप धनखड़ साहब है जो, ठीक है। और लोकसभा है, इसका अपना लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन लोकसभा सदस्य है उनके माध्यम से किया जाता है। समझ में आ गई कहानी? ये है अपनी संसद। फिलहाल हुआ है अपना राज्यसभा का सभापति बोल दो या फिर हम उपराष्ट्रपति बोल दो, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में अब ये सवाल आ गया आपको बीच में, थोड़ा सा 17वां सवाल है वो दूसरा आएगा। ये फिलहाल क्या चले? अपने कॉमनवेल्थ गेम्स चले। अब कॉमनवेल्थ गेम्स हो और हम करंट की क्लास में बात नहीं करें तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ इस क्लास में मैं कॉमनवेल्थ है आपको कवर करवा रही हूँ, पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सवालों का एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के सवाल आपके आ जाएंगे। भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, कहाँ से हम सिल्वर लेकर आए हैं, कहाँ से हम ब्रॉन्ज या फिर अपना गोल्ड मेडल जीता है, वो देखेंगे हम, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी टीम है, बहुत सालों बाद जीती है दोस्तों। किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? यहाँ ये मैटर नहीं करता कि पदक तालिका में कौन सा हमने मेडल जीता है। 16 साल के बाद भी महिला हॉकी टीम ने एक पदक जीता है, वो कौन सा? कांस्य। तो किस देश को हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी टीम है, इसने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया है, ओके। G20 का पहला सत्र राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो ये होगा अपना उदयपुर। ये बताना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 का शिखर सम्मेलन पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 2023 में भारत में होने वाला है। पहली बार होगा जब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होगा, और उसका जो पहला सत्र होगा ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान में भी कहाँ? उदयपुर में। क्लियर? फिर से आगे राष्ट्रमंडल में मैंने बोला था ना, एक सवाल गलती से हो गया। अब कंटिन्यू आपके जितने भी 25 तक सवाल है सब राष्ट्रमंडल से आने हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के जूडो में 48 किलो फाइनल में रजत पदक किसने जीता? तो ये देखना है हमको
कि 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक प्राप्त करता कौन है? सुशीला देवी, हितोशी सेतो, गरिमा चौधरी, तुलिका मान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सुशीला देवी। अब सुशीला देवी ने तो महिलाओं की जो जूडो हुई थी कंपटीशन, उसमें 48 किलो फाइनल में अपना रजत जीत लिया। और इसके अलावा जूडो में तुलिका मान है ना, उसने 78 किलो में भी रजत पदक प्राप्त किया है। याद रखना, दोनों के किल जो अपने उस सुशीला देवी है उन्होंने तो 48 किलो और 78 केजी में तुलिका मान ने रजत पदक प्राप्त किया है। अचित सेओली जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है? वो है मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कुश्ती। तो याद रखना दोस्तों, अचित सेओली है वो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रमंडल में। अचित सेओली ने पुरुषों के कितने किलोग्राम है दोस्तों? 73 किलोग्राम बार वर्ग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल 313 ग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड बनाते हुए भारत को बर्मिंघम में तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। तीसरा चौथा याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि अचित सेओली कहाँ से किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। और कितने किलोग्राम में जीता है? वो वजन याद नहीं रखना, किलोग्राम भार वर्ग याद रखना है, पेपर में ये पूछते हैं। तो ये 73 केजी का जो भार वर्ग है उसमें वेट लिफ्टिंग में जो कॉमनवेल्थ है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल देखो, लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी, रूपा रानी ने भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया, इनका संबंध निम्न में से किस खेल से है? टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती या लोन बॉल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोन बॉल। अब ये याद रखना कि लवली चौबे हैं उनका संबंध किस खेल से है, तो ये हमको ध्यान में होना चाहिए कि ये लोन बॉल के खिलाड़ी है। पिंकी है लोन बॉल की, नैन मोनी, रूपा रानी तो उन्होंने लोन बॉल में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का स्वर्ण पदक विजेता कौन है दोस्तों? सुधीर, हरमीत देसाई, शरद कमल या दीपक पूनिया। तो इसका राइट आंसर होगा सुधीर, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। बाकी पेपर में रोज आते होंगे, आप लोग रोज ध्यान दे रहे होंगे कि कहाँ से गोल्ड मेडल भारत को आ रहा है, ठीक है, या रजत, ब्रॉन्ज, जो भी। विनेश फोगाट जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा कर इतिहास रचा, का संबंध किस खेल से है? ये विनेश फोगाट का किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कुश्ती से, ठीक है। इस पैटर्न में आपके सवाल पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, कुश्ती, टेनिस या टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, सब जानते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबलों में भारत की पीवी सिंधु ने कनाडा की जो मिशेल ली है उसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। तो ये याद रखना, इनका संबंध बैडमिंटन से है, सब जानते हैं पीवी सिंधु को, और हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। साक्षी मलिक ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? 60, 62 केजी, 64 या 57। तो याद रखना दोस्तों, साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड अपने नाम किया, सेम वही बात है, ठीक है। अगला क्या है? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये सीधा सीधा सवाल आपके लिए आ सकता है कि जो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल रहे थे उसमें पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथा? तो इसका राइट आंसर होगा अपना चौथा। अब पहले, दूसरे, तीसरे कौन थे? भारत ने कितने जीते वो देखते हैं। पहला स्थान किसका रहा? ऑस्ट्रेलिया का। आप कितने पदक जीते वो बिल्कुल याद मत रखना, आपको बहुत सारी किताबों में टेबल मिलेगी। हमें क्या करना भाई, थोड़ा एक आइडिया ले लेना बस। पर प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा है इंग्लैंड का, तीसरा है कनाडा का और चौथा है अपना इंडिया का, ठीक है। ये राष्ट्रमंडल खेलों की सूची है कुल पदक तालिका में। बर्मिंघम ने भारत ने देखे तो कुछ टोटल पदक कितने? 61 पदक है, याद रखना। 61 पदक जीते हैं, इनमें से कितने? 22 जीते हैं गोल्ड, 16 जीते हैं सिल्वर और 23 जीते हैं कांस्य पदक। ये टोटल कितने? 61 पदक, 22 टोटल गोल्ड है, 16 सिल्वर, 23 कांस्य और टोटल कुल पदक तालिका में स्थान रहा है अपना
चौथा, ये हो गया। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ये राष्ट्रमंडल खेलों में टोटल कितने पदक हुए ये तो हमने देख लिए। अब वो 22 जो गोल्ड जीते हैं या ब्रॉन्ज, सिल्वर, वो सब जीते हैं, तो इसकी सूची आपको जो बहल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है, वहाँ आप देख लेना। बाकी हर सवाल जो भी जीते उसका सवाल नहीं बना सकते हम। मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया कि इस फॉर्मेट में या तो भार वर्ग में या किस खेल से संबंधित है, कौन सा गोल्ड मेडल जीता, कौन सा किस खिलाड़ी को हराकर जीता। तो ये एक फॉर्मेटिंग होती है खेलों में, जहाँ से सवाल आरपीएससी लेती है, जो जिस तरीके से सवाल बनाती है। तो आप जब पढ़ाई करो इन राष्ट्रमंडल खेलों का, जब पूरी पीडीएफ आप पढ़ो, तो इस हिसाब से अपने सारे जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो बनाओ, ताकि आपको एग्जाम में क्या आने वाला है वो चीज़ आप पढ़ पाओगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने पदक जीते उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इंग्लैंड ने, कनाडा ने नहीं, हमको एक बस वो संख्या देखने का मतलब है। हमें एक ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया इस टोटल पदक तालिका है उसमें पहले स्थान पर रही है, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे भारत रहा है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित ये सब चीज़ें ना आपको इतनी अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि अभी जो आरएस न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें जो सवाल आएंगे, प्रीलिम्स में तो आएंगे, प्लस मेंस में जो आपका थर्ड पेपर है खेल प्लस योगा का जो यूनिट दे रखी है उसमें राष्ट्रमंडल क्लियर है। तो अभी तक जो पेपर हो रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे 2018 के राष्ट्रमंडल खेल। ये हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। अब जो नवीनतम खेल हुए तो इनकी हर खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी सूची बनाओ। सूची नहीं, उनका अब का राष्ट्रमंडल खेलों में जिन्होंने गोल्ड जीता है, जैसे पीवी सिंधु ने, उनकी पीछे की क्या उपलब्धि है वो भी देखो। वो सब आप एक नोटबुक तैयार करो, ताकि आपको आरएस जब मेंस हो प्लस प्रीलिम्स दोनों में बहुत अच्छे तरीके से एक साथ आपकी कंबाइन प्रिपरेशन हो उसकी। ठीक है, ओके दोस्तों, आपको ये क्लासेज आई थिंक बहुत पसंद आ रही होगी। आप इनको अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं, और पहल एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।